किसी भी रीजन की ग्रोथ के लिए उस रीजन का पॉलिटिकली स्टेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम यूरोप का एग्जांपल लें तो वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू की डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी यूरोप आज की डेट में बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। पर वहीं अगर हम साउथ एशिया के ऊपर नजर बनाएं तो यहां पर हमको उस प्रकार की डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये कंट्रीज जो भी साउथ एशिया में मौजूद हैं ये कभी ना कभी किसी प्रकार के पॉलिटिकल टर्मोइल में इन्वॉल्व रही है या फिर अभी भी किसी ना किसी प्रकार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहां पर चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं वो सभी नेबरिंग कंट्रीज अनस्टेबल कंट्रीज हैं एंड इन इंस्टेबिलिटी का इस पूरे जियोग्राफिक रीजन के ऊपर क्या असर पड़ता है और ये वर्ल्ड को कैसे इंफ्लुएंस करता है। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर चैनल का नाम है दी आईएएस सब, मेरा नाम है राही मेहता। तो समझते हैं इस सारे इशू को। सबसे पहले ये जितने भी साउथ एशियन रीजन हैं इनके ऊपर ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बहुत लंबे समय तक रहा। हम जानते हैं कि भारत के ऊपर भी ब्रिटिशर्स का रूल था, श्रीलंका को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, पाकिस्तान पर भी उनका रूल था, अफगानिस्तान के ऊपर भी उनका इन्फ्लुएंस था। ये सारा इलाका कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था या फिर ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में था। एंड 20th सेंचुरी के दौरान ही इन सभी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली है, बट उस इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो गई। हम स्टार्ट करते हैं अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान भी इंडिया का नेबरिंग स्टेट है, इंडिया की बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ अटैच होती है। खैर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है, बट स्टिल अफगानिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है इस पूरे रीजन का। एंड यहां पर अभी चल रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसको समझने के लिए हम ये टाइमलाइन देखते हैं। तो अफगानिस्तान पहले था एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, जब ब्रिटिशर्स यहां पर इंफ्लुएंस अपना रखते थे। 1990s 20s के दौरान अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली, किंगडम ऑफ अफगानिस्तान एस्टेब्लिश हुआ, जो 1973 में हटा दिया गया और एक कूप एस्टेब्लिश किया गया जिसके चलते मोनार्की को एस्टेब्लिश कर दिया गया। फिर 1978 में अफगानिस्तान में होता है सोर रेवोल्यूशन। ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था जिसके चलते अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। इस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के अगेंस्ट भी अफगानिस्तान की जनता जो है वो आकर खड़ी हो जाती है, जिसके विरोध में यूएसएसआर अपने फोर्सेस को अफगानिस्तान के अंदर स्टेशन करता है ताकि सोर रेवोल्यूशन को कामयाब किया जा सके एंड अफगानिस्तान को भी एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाया जा सके। बट रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि यूएसएसआर एंड अफगानिस्तान के नेशनल्स के बीच में 10 साल तक एक लंबी जंग चली। 1979 से लेकर 1989 तक यूएसएसआर यहां पर इन्वॉल्व रहा। बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन इन 10 सालों के दौरान अफगानिस्तान को फेस करनी पड़ी। फिर आखिरकार यहां से यूएसएसआर वापस चला जाता है, अफगानिस्तान को अपने हाल पर छोड़ देता है। अभी तक अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे टेरर आउटफिट्स एंड टेरर ग्रुप्स जो थे वो पैदा हो चुके थे, जो अफगानिस्तान में पावर कैप्चर करने के लिए अब आपस में एक सिविल वॉर शुरू कर देते हैं, जो 1996 में जाकर खत्म होती है। एंड 1996 में तालिबान जो है वो पावर कैप्चर कर लेता है अफगानिस्तान के अंदर। एंड इसके बाद 2001 में अफगानिस्तान में मौजूद अल कायदा के कुछ आतंकवादी अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला करते हैं, जिसके विरोध में, जिसके अगेंस्ट अमेरिका अपनी फोर्सेस को नेटो अलायंस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में उतार देता है और शुरू हो जाती है 20 साल तक लंबी चली एक जंग, जिसमें अमेरिका ने लगभग $3.7 ट्रिलियन का खर्चा किया। 50 लाख से ज्यादा अफगानी जो सिटीजन्स थे वो बेघर हुए, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली उनको माइग्रेट होना पड़ा, अपना देश या अपना घर उनको छोड़कर जाना पड़ा। अब रिजल्ट क्या निकला? 20 साल की इस जंग के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका हार जाता है या अमेरिका अपनी फोर्सेस को वापस निकाल देता है और वापस तालिबान जो है वो पावर में आ गया है। और उस तालिबान जैसे ही पावर में आया है वैसे ही अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी फॉरेन एड आ रही थी वो सारी फॉरेन एड आना बंद हो गई है। अभी फिलहाल अफगानिस्तान की इस तालिबानी सरकार को ज्यादा रिकॉग्निशन किसी भी कंट्री ने नहीं दी है, जिसके चलते ना तो ये फॉरेन से, अब्रोड से डेट रेज कर सकते हैं और ना ही ज्यादा फाइनेंशियल एड या ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान के लोगों को मिल पा रही है। रिजल्ट क्या निकला? अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तालिबान के टेक ओवर के साथ, प्लस कोविड का भी असर चल रहा था, प्लस यूक्रेन रशिया वॉर का भी असर चल रहा है, जिसके चलते अफगानिस्तान की जीडीपी के अंदर हमको 40% डिक्लाइन देखने को मिला। अब अगर इतना ज्यादा डिक्लाइन जीडीपी में होगा तो उसका असर आम जनता पर पड़ेगा और पड़ रहा है। अफगानिस्तान के अंदर आज की डेट में फूड क्राइसिस, वाटर क्राइसिस ये बढ़ते जा रहे हैं। लाखों लोगों को अभी ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है, बट अफगानिस्तान की सरकार वहां पर शरिया लागू करने पर ज्यादा फोकस कर रही है, ना कि वहां की इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। महिलाओं के ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, जिसके चलते बहुत ही ज्यादा कैटेस्ट्रोफिक सिचुएशन अभी अफगानिस्तान में क्रिएट हो रखी है। अब इसका क्या असर पड़ता है पूरे रीजन के ऊपर, आइए इसको भी समझते हैं। अफगानिस्तान के अंदर कई सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जैसे कि पश्तून ग्रुप अफगानिस्तान में है, एमक है, तुर्कमन है, किर्गिज है, तजिक है। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं, जिसमें मेजोरिटी जो है वो पश्तून के पास है। लगभग 40% आबादी जो है अफगानिस्तान की वो पश्तून आबादी है। बट
बाकी जितने भी मान लो तुर्कमन हैं या किर्गिज हैं, और अफगानिस्तान की सभी बॉर्डर्स जो लगती हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, जैसे किर्गिस्तान के साथ, तजिकिस्तान के साथ, उनकी माइनॉरिटीज भी अफगानिस्तान में हैं। तो अगर अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, ये पॉपुलेशन को कोई नुकसान होगा, तो ये कहां जाएंगे? ये अपने आसपास के कंट्रीज के अंदर जाएंगे। और ये हुआ भी है, ईरान में, पाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, तजिकिस्तान में बहुत सारे अफगानी नेशनल्स जो हैं वो रिफ्यूजी के रूप में गए हैं, जो इस पूरे इलाके को बहुत ज्यादा अनस्टेबल करता है। अभी भी अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो पाकिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशंस नहीं मेंटेन कर पा रहा है, और बहुत बड़ा खतरा है कि ये अच्छे रिलेशंस ना होने के चलते कल को एक बहुत ही बड़ा टर्मोइल यहां पर क्रिएट हो सकता है। तो ये थी दोस्तों अफगानिस्तान की बात, जहां के क्राइसिस को हमने समझा। अब समझते हैं पाकिस्तान के क्राइसिस को। पाकिस्तान भी इंडिया के साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ, एक दिन पहले इंडिपेंडेंट हुआ 14 अगस्त को। पाकिस्तान की अगर हम ज्योग्राफी देखें तो यहां पर पंजाब सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज पंजाब के अंदर ही मौजूद है, जबकि बलूचिस्तान, सिंध एंड खैबर पख्तूनवा ये कंपेरेटिवली पंजाब के ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, यहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं है। पर पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू, जबकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो उर्दू नहीं बोलती है। बलूचिस्तान में बलूची बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, एंड बहुत सारी दूसरी ट्राइबल लैंग्वेजेस जैसे पुश्तो भी यहां पर बोली जाती है। बट पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस होने के साथ ही यहां पर उर्दू भाषा जो थी वो अपनी जनसंख्या के ऊपर थोप दी, जो एक बहुत बड़ा कारण बना बलूचिस्तान के अंदर उग्रवादी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर रेबेलियस ग्रुप्स के एमर्ज हो जाने का। इसके साथ साथ क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज पंजाब में ही मौजूद है, बाकी सारा इलाका जो है वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है। बलूचिस्तान लगातार इंडिपेंडेंस की मांग करता रहा है, सिंध के अंदर भी ऐसे कंसर्न्स हैं, एंड खैबर पख्तूनवा भी स्टेबल नहीं है। तो पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी सिचुएशन तो यह है कि ये कैसे अपने सारे जियोग्राफिकल एरिया को मेंटेन करके रखे, कंट्रोल करके रखे। और क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से जो तालिबान, तहरीके तालिबान नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हमले हैं वो बहुत ज्यादा बड़े कर दिए हैं। ऊपर से बलूच तो इंडिपेंडेंस मांग ही रहे हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान है उसकी एक भी सरकार आज तक 1947 से लेकर आज तक एक भी सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना ऑफिस टर्म जो है वो पूरा नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो 1947 से ही फेस की। अगर हम करंट सिचुएशन को एक बार हटा भी दें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री ही रही है मिलिट्री कूप्स की। यहां पर जनरल आयूब खान ने पहली बार मिलिट्री कूप किया, फिर जनरल याह्या खान, फिर जनरल जिया उल हक, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ। इन सभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते या मिलिट्री कू के चलते पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो सही तरीके से अप्लाई नहीं की जा सकी, जिसके चलते सारा का सारा इलाका जो है वो इंस्टेबल हो गया और ज्यादातर डेवलपमेंट सिर्फ पंजाब के अंदर हुई, जिसका असर अब बाकी इलाकों पर पड़ रहा है। एंड आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर डेट का क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करने की बजाय अफगानिस्तान के अंदर ज्यादा फोकस किया या भारत में कश्मीर के ऊपर ज्यादा फोकस किया। अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाते रहे वो, बट इंडस्ट्रीज लगाने पर इतना फोकस नहीं था। रिजल्ट क्या निकला? अब भैया अगर इंडस्ट्री नहीं लगाओगे तो एक्सपोर्ट नहीं करोगे, एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो फॉरेन रिजर्व नहीं आएगा, फॉरेन रिजर्व नहीं आएगा तो आप कैसे तेल खरीदोगे, कैसे अनाज खरीदोगे, कैसे हथियार खरीदोगे? रिजल्ट आपका फॉरेक्स रिजर्व डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। एंड पाकिस्तान को उसको भरने के लिए बार बार इंटरनेशनल मार्केट में जाकर डेट रेज करना पड़ा। बार बार पाकिस्तान आईएमएफ के पास पहुंच जाता है बेल आउट पैकेज लेने के लिए, कभी सऊदी अरेबिया के पास पहुंच जाता है, कभी यूएई के पास पहुंच जाता है। एंड इन सभी रीजंस के अंदर पाकिस्तान को एक भीख मांगने वाले, कटोरा लेकर खड़े हुए नेशन के रूप में देखा जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है पाकिस्तान की जनता के साथ। एंड इसके साथ साथ पाकिस्तान में बढ़ रही इन्फ्लेशन के चलते भी कह लीजिए, जब आप घर से निकले 1000 रुपए आप खर्च करना चाहते हो और उस 1000 रुपए में अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं मिलेगा तो ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग इशू हो जाएगा पाकिस्तान की जनता के लिए। इतनी तो इनकम ही नहीं है जितने खर्चे पाकिस्तान के अंदर जनता को फेस करने पड़ रहे हैं, इतनी हाई इन्फ्लेशन के चलते, हाइपर इन्फ्लेशन के चलते। तो दोस्तों इसके साथ ही अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी, जिसके चलते चाइना ने पाकिस्तान में $60 बिलियन खर्च करने का वादा भी किया और वो खर्चा हो भी रहा है। पर चाइनीज जितना भी खर्चा कर रहे हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज यहां पर लगा रहे हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए वो ईंट पत्थर तक चाइना से लेकर आ रहे हैं। और जितनी भी लेबर यहां पर काम कर रही है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, वो भी चाइनीज है। उम्मीद थी कि लगभग 25 से 30 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते, पर वो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट चाइना अपने सिटीजन को ही दे रहा है, ना कि पाकिस्तानी सिटीजन को। और बलूच और सिंध के लोगों का यह कहना है कि इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान या चाइना को ज्यादा फायदा हो रहा है, पंजाब को ज्यादा फायदा हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज चाइना लूट कर ले जाएगा। इसलिए इसके खिलाफ भी मूवमेंट चल रही है।
लगातार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट पाकिस्तान में कई सारे बम धमाके भी हुए और 4 से 5 चाइनीज नेशनल को भी मारा गया। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें नेपाल की, नेपाल एक मोनार्की स्टेट था और लंबे समय तक नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी। तो डेमोक्रेसी की मांग चल रही थी जिसके चलते कई बार नेपाल ने सिविलियन वॉर्स फेस किए। अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि वहां पर मोनार्की खत्म हुई और नेपाल ने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी जिसको कई बार बदला भी गया। जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का बनाया गया उसके विरोध में नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ, क्योंकि नेपाल के अंदर भी कई सारी माइनॉरिटीज रहती हैं, जैसे जिसमें से एक जो मधेसी माइनॉरिटी है वो नेपाल के तराई इलाके के अंदर, सदर्न नेपाल के अंदर रहती है, जिसकी बाउंड्री यूपी और बिहार के साथ लगती है। जब नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो मधेसी लोगों के खिलाफ या मधेसी लोगों को जो हक उसके अंदर मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए गए, जिसके विरोध में एक बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉकेड या कह लीजिए जितनी भी सड़कें थी जो नेपाल को भारत से जोड़ती थी वो मधेसी लोगों ने ब्लॉक कर दी थी, जिसके चलते नेपाल जो भारत से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, जब तेल और अनाज जैसी चीजें नेपाल के अंदर आना बंद हो गई तो नेपाल में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, जिसका विरोध भी किया गया और इसके लिए ब्लेम किया गया नेपाल के द्वारा इंडियंस को, जबकि इंडिया तो इसके अंदर कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रख रहा था। ये तो नेपाल की जो एथनिक माइनॉरिटी थी मधेसी, उन्हीं के द्वारा किया गया एक मूवमेंट था। रिजल्ट निकला, नेपाल और भारत के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ी, पर नेपाल के अंदर जब अर्थक्वेक आया था 2014-15 के दौरान, तब भारत पहला वो नेशन था जिसने नेपाल को बहुत ही ज्यादा एड पहुंचाने का काम किया था। हमने कई करोड़ रुपए खर्च करके नेपाल के लोगों को दवाइयां और फूड पहुंचाया था, बट अभी स्टिल नेपाल की जो पार्टीज हैं जो पावर के अंदर हैं वो माइनॉरिटी सरकारें चला रही हैं और लगातार तख्ता पलट हो जाता है, सरकार गिर जाती है, नए प्रधानमंत्री आ जाते हैं। एंड नेपाल की चाइना के साथ जो नजदीकियां हैं ये भी इस रीजन के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं, क्योंकि भारत हो या कोई भी कंट्री हो साउथ एशिया रीजन के अंदर, अगर वो चाइना के इन्फ्लुएंस में ज्यादा जाएगी तो उसका असर सभी एक कंट्रीज के ऊपर पड़ेगा, सिर्फ भारत के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। एंड इसके साथ ही नेपाल के अंदर लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आफ्टर कोविड वो हमको उसमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर ही टूरिज्म जो था वो बंद हो गया था और नेपाल की जो इकोनॉमी है वो 40% टूरिज्म पर डिपेंड करती है। अभी भी नेपाल जो है वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाया है, बट भारत ही वो ऐसा कंट्री हो सकता है जो नेपाल की सही में हेल्प करेगा। चाइना जो है वो अपना मतलब निकालकर नेपाल से चला जाएगा, बट हमको ये याद रखना है कि नेपाल और इंडिया बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है और हमको अपने रिलेशंस को बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं देना है, नहीं तो ये पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश में तो अभी रिसेंटली ही एक क्राइसिस हुआ है, पर बांग्लादेश के अंदर भी पॉलिटिकल टर्मोइल की हिस्ट्री रही है। जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था तब पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल टर्मोइल्स में बांग्लादेश की भी हिस्सेदारी थी, बट फिर जब लिबरेशन वॉर हुई, पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुआ, बांग्लादेश एक नई कंट्री बना, मुजीबुर रहमान की सरकार बनी, पर 1975 में जब मुजीबुर रहमान ने इमरजेंसी लगाई और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बांग्लादेश को देने की कोशिश करी, उसके खिलाफ वहां पर विरोध हुआ, जिस विरोध में मुजीबुर रहमान और उसके पूरे परिवार को, सिर्फ शेख हसीना और उनकी एक सिस्टर को छोड़कर सबको एलिमिनेट कर दिया गया था, सबको असैसिनेट कर दिया गया था। एंड बांग्लादेश में तब तख्ता पलट हुआ, मिलिट्री कूप एस्टेब्लिश हुआ, लंबे समय तक मिलिट्री कूप चला। 1991 में मिलिट्री कूप खत्म होता है, सरकार बनना शुरू होती है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होती है, बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं गई। 2009 से लेकर अब तक शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया। एंड अब उनकी पॉलिसीज के खिलाफ, उनकी रिजर्वेशन की पॉलिसी के खिलाफ जो बांग्लादेश के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट के चलते शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बहुत ही करंट में डेवलपमेंट चल रही है, आप सबने इसके बारे में सुना होगा। पर अभी बांग्लादेश जो बंगाल टाइगर के नाम से या एशियन टाइगर के नाम से जाना जा रहा था, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही थी, अब क्या होगा उसका, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई वैसे ही इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होने का खतरा पड़ गया। वही इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसने बांग्लादेश को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बहुत ही नंबर 1 कंट्री बना दिया था, अब क्या हो पाएगा, क्या बांग्लादेश इससे रिकवर करेगा, कितनी जल्दी रिकवर करेगा, यह भी देखने वाली बात है। इसके साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार ये दोनों एक म्यूचुअल क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं, जो है रखाइन स्टेट या फिर रोहिंग्या का क्राइसिस। हम जानते हैं म्यांमार, जिसको हम अभी डिस्कस भी करने वाले हैं, म्यांमार के अंदर भी पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की पूरी हिस्ट्री रही है। म्यांमार में भी मिलिट्री पावरफुल रही है एंड मिलिट्री ने 2021 में म्यांमार के अंदर तख्ता पलट भी किया, हम जानते हैं इसके बारे में। एंड म्यांमार के अंदर जो एथनिक माइनॉरिटी का इशू है, जो रोहिंग्या का इशू है,
रोहिंग्या एथनिक माइनॉरिटी जो है वो म्यांमार से रिफ्यूज स्टेटस लेकर भागकर बांग्लादेश के अंदर आई। बांग्लादेश में 13 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मौजूद हैं आज की डेट में, जो बांग्लादेश के रिसोर्सेज के ऊपर भी चैलेंज क्रिएट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्लस म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ, म्यांमार में जो मिलिट्री ने अपनी पावर दोबारा से दिखाई और डेमोक्रेटिक सरकार को हटा दिया, इसके चलते अब म्यांमार की नजदीकियां चाइना के साथ और बढ़ रही हैं। एंड जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वैसे ही चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अब बहुत ही फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जो इंडिया के लिए और पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए एक चैलेंज क्रिएट करता है, एक कंसर्न क्रिएट करता है। तो दोस्तों, लास्ट देश जो हमारा बचा वो है श्रीलंका। श्रीलंका में भी 2020 के बाद से या 2019 के बाद से श्रीलंका में वैसे तो एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है सिविल वॉर की, जिसमें तमिलियंस के खिलाफ एंड सिन्हालीज जो भी कह लीजिए सिविल वॉर चलाया, इसमें पूरा श्रीलंका लगभग 36 सालों तक इन्वॉल्व रहा। सिन्हालीज और तमिलियंस के बीच में चली इस जंग ने हजारों लोगों, लाखों लोगों को घर से बेघर किया एंड हजारों लोगों की जान भी ली। उसके बाद कहीं जाकर श्रीलंका के अंदर 2009 के अंदर ये सिविल वॉर खत्म हुई, लिट्टे खत्म कर दिया गया, बट फिर दोबारा शुरू हो गया पॉलिटिकल टर्मोइल का टाइम श्रीलंका के अंदर। और 2019 में श्रीलंका के अंदर पहली बार जो टेररिस्ट अटैक हुए, जो बॉम्बिंग्स हुई, जो ईस्टर बॉम्बिंग्स के नाम से इनफेमस हैं, उनके चलते जो चर्च के ऊपर अटैक किए गए थे इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा, उसके बाद श्रीलंका के अंदर फॉरेन टूरिस्ट आना बंद हो गए। जबकि श्रीलंका भी एक आइलैंड नेशन है और इनकी इकोनॉमी भी बहुत ही ज्यादा टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। जब ये बॉम्बिंग अटैक हुआ श्रीलंका में, जिसके चलते फॉरेन टूरिस्ट आना बंद हुए, तो उससे श्रीलंका की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। रिजल्ट क्या निकला? श्रीलंका के अंदर जितने भी इन्फ्लेशन थी वो स्काई रॉकेट कर गई। श्रीलंका के अंदर भी इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो गया। श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस भी क्रिएट हुआ, जिसके चलते वहां के प्रधानमंत्री जो गोताबाया राजापक्से थे प्रेसिडेंट, उनको छोड़कर जाना पड़ा एंड रनिल विक्रमसिंघे जो थे वो सरकार में आए। खैर, अब तो रनिल विक्रमसिंघे की भी सरकार जा चुकी है, अब तो दिसानायके नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं श्रीलंका के, बट अभी भी ये इकोनॉमिक टर्मोइल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस श्रीलंका फेस कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या दिसानायके श्रीलंका के प्रेसिडेंट के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या फिर उनको भी हटा दिया जाएगा। अब जब ये क्राइसिस क्रिएट हुआ श्रीलंका के अंदर, तो श्रीलंका की सरकार ने टैक्स रिफॉर्म्स एस्टेब्लिश किए, बहुत ही ज्यादा टैक्स डिडक्शन करी। उस टैक्स डिडक्शन के चलते सरकार के रेवेन्यू में भारी गिरावट आई, ऊपर से फॉरेन टूरिस्ट भी नहीं आ रहे थे, जिसके चलते श्रीलंका एक बहुत ही बड़े डेट क्राइसिस के अंदर फंस गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी साउथ एशियन रीजन की। हर एक कंट्री के अंदर किसी ना किसी प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है एंड कैसे इस पूरे इलाके के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके यहां पर भी यूरोप के जैसे एक यूरोपियन यूनियन क्या कभी बन पाएगी, क्या कभी सार्क कामयाब हो पाएगा, क्या कभी इन सभी कंट्रीज के बीच में जो म्यूचुअल ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी एंड उसके चलते एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगी। फ्यूचर में हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे, ऐसी वीडियोस और बनाते रहेंगे, पर तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।